साथियों नमस्कार बेटा। अभी जो उत्तराखंड टीईटी का जो बेटा पेपर हुआ उसके अंदर आज पेपर 2 की आंसर की सीडीपी का डिस्कशन करते हैं मेरे बच्चे। किसका? जो अभी बेटा आपका जो पेपर 2 हुआ है उत्तराखंड का, जो बेटा जो टीईटी का बेटा जो पेपर 2 हुआ है उसकी सीडीपी का आंसर को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। और ऑन एयर बेटा ये जरूर मैं कहूंगा आपसे कि जो आंसर हैं ये लगभग लगभग 99% ठीक होने चाहिए आयोग के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करने में पूरा तब इसको थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस करा जा रहा है ताकि इसमें त्रुटि ना के बराबर हो बेटा। फिर भी आयोग जो मानते बेटा वही फाइनल होता है। तो सबसे पहला सवाल आता है यहाँ पर। सबसे पहला सवाल मेरे बच्चे जो आता है, समावेशी शिक्षा में अगर हम बात करें तो कैसी होनी चाहिए। तो बेटा समावेशी शिक्षा ध्यान रखना मेरे बच्चे, उसमें हमेशा सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, नॉर्मल क्लासरूम की तरह होनी चाहिए बेटा। सीधा मैं आंसर बता दूंगा ताकि आपको ईजी रहे। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे बेस्ट होता है? तो जिसे हम निदानात्मक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहां पर, एक बालक की वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु ये है, तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज ओवर में रियल एज इंटू में 100 होगा। अगर हम बात करें मेंटल एज की बात करें बच्चे, तो मेंटल एज हमारी यहाँ पे 10 है, रियल हमारी 8 है, इंटू में 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 आता है, जो कि बी ऑप्शन है। अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी? बेटा कौन सी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से अधिगम में वृद्धि होगी? सही आंसर इसका कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा इसका सही आंसर मेरे बच्चे? कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। तो अगला है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होगी? तो वस्तुनिष्ठ विधि यहां पर आपकी साक्षात्कार होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर, आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा की बात करेंगे बच्चे हमारे। एक समावेशी कक्षा को सही आकार देने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? विषय में पारंगत जरूरी है, व्यक्तिगता का सम्मान ठीक है, शिक्षक के प्रति सख्त और दृष्टिवादी रहकर। दोस्तों आंसर बात करेंगे, 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कोहलबर्ग ने कितने लेवल बताए थे? भैया लेवल बताए थे 3। तो कोहलबर्ग ने बेटा लेवल 3 थे, ध्यान रखना, लेवल 3 थे और स्टेजेस 6 थी बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लेवल की बात कर रहा है और लेवल हमारे कितने होंगे? 3 होंगे। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? भैया उसको कहां लेके जाएं? भ्रमण के लिए लेके चले जाएं, घुमाने के लिए लेके चले जाएं, ताकि बच्चा क्या करे, चीजों को ज्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आगे की बात करें नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल है 9th वाला, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। पढ़ने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणित संबंधी क्षमता। दोस्तों बहुत इजीली समझेंगे। गणित वाले में डी में किससे जुड़ा होना चाहिए? डी वाला बेटा डिसकैलकुलियस, यानी डी का हमारे क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। यहाँ पे डी है, वहां पे क्या होना चाहिए बेटा? सेकंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है हमारा, यहाँ पे बेटा जैसे हमारा जुड़ रहा है डी का सेकंड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लिखने की क्षमता, बेटा यहाँ पे बेसिकली डिस्ग्राफिया होता है, लेकिन डिस्ग्राफिया नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, ये बेसिकली कहाँ जाएगा? फर्स्ट से जुड़ेगा, तो सी हमारा फर्स्ट पर जाता है, ये रहा। अब यहाँ पे बात करें मौखिक रूप से सीखने की क्षमता, वो बेटा डिस्फेजिया कहलाती है, यानी बी वाला हमारा कहां जाएगा? बी वाला हमारा थर्ड पर जाएगा। तो बी हमारा कहां जाता है बच्चे? यहां पर अगर देखें तो ये देखोगे यहां पर, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन बेटा यहाँ पे जो आंसर हमारा मिलता है। और पढ़ने की हम क्षमता हमारी कहां जाती है? डिसलेक्सिया, यानी ए का हमारा क्या हो जाता है? थर्ड हो जाता है बच्चे, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर देखो पढ़ने की क्षमता हमारी कहां चली जाती है? डिसलेक्सिया पर। बच्चे बात समझ में आ रही है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता, डिस्फेजिया बेटा बोलने की क्षमता, डिसकैलकुलिया मैथ और डिस्प्रैक्सिया नॉर्मली आपने डिसग्राफिया सुना होगा, लेकिन जो उसका सही जो यहाँ पे डिसग्राफिया नहीं, तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया जो कि मसल कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे हमारा यहाँ पर, ये हमारा आता है यहाँ पर 6 सवाल हो गए थे, 6 सवाल हो गए थे। अच्छा क्या नहीं करना चाहिए, यह हो गया हमारा 9 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब आता है सवाल नंबर 10। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का मीनिंग क्या होगा? बेटा व्यापक का मतलब क्या होता है? इसमें सारी चीजों को, शैक्षिक और सह शैक्षिक को क्या करा जाए बच्चे? जोड़ा जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 से 12 साल की अवस्था क्या होती है? लेटर चाइल्डहुड है, बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता के नियम के सिद्धांत के अनुसार, बेटा तत्परता का जो नियम है किससे जुड़ा हुआ है? तो तत्परता का नियम हमारा किससे? थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आंसर हमारा डी हो जाता है। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सबसे ज्यादा? बेटा जिस टाइम बच्चों को सबसे ज्यादा सुझाव की जरूरत होती है तो वो एज आती है बेटा ऑन, इसका आंसर जो मैक्सिमम एडोलोसेंस होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आंधी और तूफान वाली अवस्था यही होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत बेटा उसी टाइम होती है आपकी। ठीक है बेटा, 13 का हमारा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता बच्चे ध्यान रखना, ये क्या है, एक मेंटल एबिलिटी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, इन्नेट नहीं हो, इन्नेट बेसिकली इंटेलिजेंस होता है। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल ये रहा, बच्चे की जिज्ञासा क्या है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी बेटा क्या कहलाती है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक को अपनी उंगलियों में अंगूठों का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना किस सिद्धांत को इंगित करता है, बेटा तो आपने पढ़ा होगा ग्रॉस टू फाइन, यानी जी और एस वाला प्रिंसिपल, तो सामान्य से विशिष्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा उदाहरण देना। बेटा सबसे पहले उदाहरण और उसके बाद क्या है, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो एक इंडक्टिव तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंडक्टिव मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आगमन विधि बोलते हैं। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 17 का हमारा सी हो जाएगा। 18 की बात करेंगे बच्चे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा बेटा क्या करता है, वस्तुओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। बेटा सीक्वेंस में लगाना मैंने आपको सीसीएस बताया है, और किस में होता है, तीसरी स्टेज में होता है। बात करें तो आंसर हमारा ए, 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, 19 पर चलते हैं, और 19 नंबर सवाल हमारा आता है, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो रखा है इनका। 19 नंबर सवाल देखते हैं बच्चे मेरे, ये रहा हमारा 19 नंबर सवाल। बेटा प्रतिपुष्टि का मीनिंग क्या होगा, फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक बेटा क्या प्रशासनिक है, बच्चों के अधिगम के स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करता है, या आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश है। बेटा जहां पे क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, और जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 19 क्वेश्चन ये है। 20th, यदि कक्षा में एक मानसिक बुद्धि वाला बेटा मंद बुद्धि बालक है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या उसका उत्तर नहीं देंगे गलत, सामान्य गति से चलेंगे, या उसको नजरअंदाज कर देंगे गलत। बेटा अगर बच्चा ऐसा है तो थोड़ा सा अपनी गति को क्या करेंगे, थोड़ा सा लो करके और बच्चे से डिस्कशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बेटा थोड़ा सा ये होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गति को क्या कर देंगे, धीरे कर देंगे, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, बार बार दोहराएंगे ताकि वो बच्चा भी कोप अप कर सके। क्लियर। उसके बाद ये सवाल आता है, सवाल नंबर 21 नंबर सवाल क्या कहता है, सिफेलोकॉर्डल का मीनिंग क्या होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिर पदाभिमुख बोलते हैं। तो सबसे पहले सिर, सिर के बाद धड़, धड़ के बाद बेटा हाथ, हाथ के बाद पैर, इस तरीके से होता है, ऐसे आता है सिर से पैरों की तरफ। सही आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट 22 नंबर, शिक्षक के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है। बेटा हमेशा जो प्लानिंग होती है पहले होती है, तो बात करेंगे प्री की बात करें मेरे बच्चे, तो प्री एक्टिव जो होगा फेज होगा टीचिंग का, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चे, आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। उसके बाद 22 के बाद भैया अब आगे चलते हैं बच्चे, 22 के बाद हमारा आता है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल थोड़ा सा सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर में बेटा आगे पीछे हो रखा है। ये रहा हमारा 23 नंबर सवाल। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से बच्चे आते हैं बेटा, जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो भी आता है, मेंटली रिटार्डेड भी आता है, इमोशनल डिस्टर्ब भी आता है, यानी कि सारे के सारे सही हैं, तो आंसर हमारा होगा डी। 24 नंबर, संबंध प्रतिक्रिया कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी। कंडीशनड रेस्पॉन्स मेरे बच्चे संबंध, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, या कोई नहीं। आंसर इसका बेटा पावलोव की थ्योरी है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, जिन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा था, डॉग पर एक्सपेरिमेंट करा था, भैया कुक्कुर वाली कहानी। तो आंसर हमारा यहां पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों की रुचि ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। बालकों की क्रियाओं का निरीक्षण करना, बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मानकीकृत रुचि, या सारे के सारे। तो बेटा 25 का हमारा आंसर बनता है मेरे बच्चे, जो 25 नंबर सवाल है उसका आंसर बेटा क्या बनता है कि हमारा सभी के ठीक लगते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे जैसे जैसे अपने संसार की कुशलता से सीख खोजते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा क्या करता है बेटा, एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करता है। कहां से करता है मेरे बच्चे, किसने कहा था बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी किसका है बेटा, जीन पियाजे का। आंसर की बात करेंगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये जरूर कहना चाहूंगा बेटा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपका मेरे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विद्यार्थियों की सहभागिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 27 नंबर सवाल भी हो गया। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अब 28, अब क्या है बेटा 28 नंबर सवाल,
तो 28 की तरफ चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये रहा हमारा 28। मैस्लो की थ्योरी में अगर हम बात करें, मैस्लो की थ्योरी में बेटा जो सीक्वेंस दिया था इन्होंने मोटिवेशन साइकिल का, तो सबसे यहाँ पे जो इन्होंने बेटा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, नीड हायरार्की थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे जो पहले क्या होता है बच्चे अगर ध्यान रखेंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी ये नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद आपको क्या आता है बेटा सेफ्टी नीड्स, ये नंबर 2 पर आएगा। उसके बाद आपका क्या आता है बिलोंगिंगनेस, उसके बाद आपका ये 3 नंबर पर ये आएगा। तो 1, 5 और 2, 1, 5 और 2 ये हमारा सी नंबर में मिलता है बेटा। 28 नंबर की बात करें तो 1, 5 और 2, और उसके बाद क्या होता है चौथा नंबर हमारा सम्मान होता है, और पांचों बेटा आते हैं 1, 5, 2, 4 और 3, 4 और 3, तो ये हमारा सी ऑप्शन बन जाता है। ये 28 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। और 29 नंबर सवाल, लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। यह कॉन्सेप्ट क्या बताता है, क्या रिसर्च पर बेस्ड है, सत्य धारणा है बेटा। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी खाली घर को संभालने की बात कर रहे हैं, जो कि गलत होगा। लैंगिक पूर्वा बेटा आंसर हमारा ये, और जेंडर बाइस्ड है। और एक आज का आखिरी सवाल, शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है जानना जरूरी है, क्योंकि यह बालकों की व्यक्ति भिन्नता को बताता है, योग्यता की पहचान करता है, बालकों में रुचि और सम्मान को समझने में सहायक है। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो मेरे बच्चे ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको पेपर 2 का आंसर दे दिया। पेपर 1 की बात करें तो ऑलरेडी वो रोहित सर ने क्लियर कर दिया था, तो आपके पास दोनों पेपर की आंसर की आ चुकी हैं। और बच्चे अब आपके पास रीट का पेपर आने वाला है राजस्थान, आपका हरियाणा का पेपर आने वाला है सीटेट का। तो उसके लिए आप हमारे साथ टेट मंत्रा पर मेरे बच्चे रोज 12 बजे आप हमारे साथ टेट मंत्रा परिवार पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर डेली 12 बजे मैं सीडीपी की स्पेशल क्लास ले रहा हूं। तो जो भी बच्चे बेटा आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस परिवार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया है। धन्यवाद मेरे साथी। जो नए बच्चे बेटा उनसे उम्मीद करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, सवालों को रटना नहीं है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और आप किस एग्जाम की तैयारी करें प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग, सभी को नमस्कार। एक बार चेक कर लीजिएगा आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज बात करेंगे दोस्तों हम लोग यूके डेट का जो पेपर हुआ है आपका उत्तराखंड का दोस्तों, उसमें दोस्तों जो ईवीएस के क्वेश्चन रहे हैं पेपर 1 में आपके, किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं, क्या लेवल रहा है, ठीक है, उस पर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो डी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है। तो यानी दोस्तों नेशनल पार्क पर एक सवाल आपका पूछा गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले सवाल पर, अगले पॉइंट पर। भाई किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव पारित किया? मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आपका मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 122 का दोस्तों जो आंसर बनेगा यहाँ पर, तो बेटा वो बनेगा आपका उड़ीसा। लगा लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए जो प्रस्ताव बेटा पहला पारित किया है वो किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन, आपका यहाँ पर देखेंगे आप, 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व शिखर दोस्तों सम्मेलन जो है 2002 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? जोहान्सबर्ग, जेनेवा, संगाई या फिर दोस्तों न्यूयॉर्क। तो दोस्तों ये सवाल आपको पूछा गया आपका एक, तो दोस्तों इसका आंसर लगा लेंगे फटाफट से आप लोग यहाँ पर। तो वो बनेगा आपका जोहान्सबर्ग। ऑप्शन दोस्तों ए जो है हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला सवाल आता है आपका, एग्रोस्टोलॉजी का जो अध्ययन है वो किसका अध्ययन है? पौधे का है, कृषि का है, शैवाल का है या फिर घास का है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके एक दो क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम का, इकोलॉजी किसके अध्ययन में आते हैं दोस्तों, ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। घास का अध्ययन जो है आपका एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाएगा राइट आंसर यहाँ। नेक्स्ट दोस्तों आता है विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट, ठीक है, विकास की सीमाएं जिसमें अनियंत्रित विकास के कारण विनाश की घोषणा की गई, किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों मेयर्स और सहयोगी
या मीडोस और सहयोगी, वुडलैंड या फिर विल्सन और सहयोगी। दोस्तों इस सवाल को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ मैं इस सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखिए उसे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से पारिस्थितिक आंदोलनों का सही जो कालानुक्रम है वो व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट, करेक्ट द, तो भैया करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन सा आंदोलन आया, चिपको आंदोलन या फिर आर्य या नर्मदा बचाओ या जंगल बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका पहले पर जाएगा चिपको आंदोलन, दोस्तों उसके बाद आपका आर्य, ठीक है, उसके बाद नर्मदा, ठीक है, और दोस्तों उसके बाद में एक मिनट, पहले आपका आया चिपको सबसे नंबर 1 पर, है ना, फिर दोस्तों आपका आया जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक दोस्तों, फिर आपका आया नर्मदा बचाओ और फिर आपका आर्य। तो बेटा ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर बन जाएगा। लगा लो फटाफट से, सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट से, देख लो एक बार, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर ये रहा, बन जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। दोस्तों वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के किस अनुच्छेद के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित करता है। दोस्तों ये किस आर्टिकल के तहत पूछा गया है, तो ये कौन सा आर्टिकल जिसमें प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अंडर द सेक्शन ऑफ विच एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो भैया आर्टिकल 91 या फिर आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 90, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में शुरू किया गया था, तो भैया मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा क्या बनेगा बताइए जरा। गंगा एक्शन प्लान जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया, तो दोस्तों वो था आपके राजीव गांधी। लगा लो भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल घुलनशील उत्पादों को डालने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भैया किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल घुलनशील उत्पाद, द टर्म यूज्ड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, सोइल इम्प्रूवर एंड अदर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट इनटू द इरिगेशन सिस्टम इज। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उर्वरक होगा या फर्टिगेशन या ड्रिप सिंचाई या पड़ी पत्तियों पर खाद डालना। तो दोस्तों यहाँ आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके के सवाल आपके जो स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसके अंदर जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब स्टेट की हम बात करेंगे तो दोस्तों आपके अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपको हर तरीके से मिलेंगे। प्रदूषण से भी मिलेगा, आपके जितने भी स्वच्छता अभियान हैं वो दिएगा। दोस्तों आप देखोगे एनसीईआरटी थर्ड क्लास में आपको ऐसे कई सारे सवाल आपको दे रखे हैं इस तरीके के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है, आप देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ठीक है, अधिनियम पारित किया है, वो कब किया है। तो दोस्तों ये आपका 1999 में या फिर 1974 या फिर 1996 में। बताइए जरा आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 130, आंसर क्या बनेगा 130 का यहाँ पर। भैया 1974, ऑप्शन बी जो है हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका, इनमें से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है। तो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल या दोस्तों शिकार करना या जल चक्र। दोस्तों जहाँ पर आपको बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स के बीच की परस्पर क्रिया का बात कर रहा है तो दोस्तों जल चक्र यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर।
दोस्तों आज हम इसमें आपको आंसर लगा दे रहा हूँ सीधे सीधे में, फिर दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में एक एक क्वेश्चन को डिस्प्ले हम लोग करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल आता है आपका यहाँ पे पेडागोजी को लेकर के। एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में इनमें से किसको उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ये सवाल आपका जो है इसमें से क्या आंसर बनेगा? विषय में रुचि विकसित करना, या फिर दिनचर्या और नीरस वस्तु में बदलाव लाना, या शिक्षार्थियों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना, या शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का क्षमता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? देखो पेडागोजी दोस्तों ध्यान रखना कैसी भी हो, जिस बच्चे ने सीटेट की पेडागोजी पढ़ ली उसका उससे हार्ड पेडागोजी नहीं मिलेगी कहीं भी, सीधी सिंपल आती है। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सीधा सीधा डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, ये भी है पेडागोजी का सवाल है आपका। प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना ईवीएस के ये सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक हमें क्या खाना चाहिए इसकी अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित करता है? तो दोस्तों ऐसा दे रखा है, ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाएं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ के आवश्यक घटकों का उल्लेख करें, विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी इकट्ठे करने को कहें और इस पर एक वीडियो दिखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका पॉइंट बनता है, बताइए आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप। तो भाई यहाँ दोस्तों देखेंगे अगर आप लोग इसमें इस पर वीडियो दिखाएं या विद्यार्थी सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने को कहें या फिर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ के आवश्यक घटनाओं का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है आपका, बताइए जरा। बट ये भी सवाल आपका किसका है? पेडागोजी का है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, विद्यार्थियों से सभी संभावित जितने भी दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन है ऑल पॉसिबल सोर्सेस का आप यहाँ दोस्तों यूज कर सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन जो सी है हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला सवाल आता है, ये भी पेडागोजी का ही सही है कि यदि हम पक्षियों की अवलोकन करें तो पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर जो है अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और हिल नहीं सकती। उनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की दो आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। तो दोस्तों देखो बात ये पूछा गया है कि उनकी गर्दन हिलाने का ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया उनकी क्या है, पक्षियों की आंखें स्थिर रहती हैं, ये सबसे बड़ा दोस्तों रीजन है आपका। तो बेटा ऑप्शन जो ए है क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा इनमें से भैया किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1980 में, 1984 में, 1991 या फिर 1988 में, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर, ये आंसर बन जाएगा। विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? पानी है, हवा है, वन है या सूरज की रोशनी? तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस मामला है वो पानी का है। अगर सबसे दोस्तों जो आपका नेचुरल रिसोर्स सबसे कम तेजी से घट रहा है वो पानी है, तो दोस्तों पानी ही सबसे मेन आपका सोर्स दोस्तों आपका घट रहा है। काई की अत्यधिक वृद्धि वह पोषक तत्वों से समृद्ध झील को कहते हैं। द लेक हैविंग द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एल्गे एंड द रिचनेस इन द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको यूक्रोफिक कहा जाएगा या फिर डाइट्रोफिक, मैरोफिक या दोस्तों ऑलिगोट्रॉफिक। तो दोस्तों आपको ए इज द राइट आंसर, यूट्रोफिक कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका
गोबर के अतिरिक्त वह खरपतवार जो बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त हो सकती है वो हाइड्रला होगा, मकोय होगा, जलकुंभी या गाजर गैस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें वैसे हम लोग गाजर गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा वो सी बनेगा। जलकुंभी का दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, बायोगैस के साथ में मीथेन बनाने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका सी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। तरुण भारत संघ के जो है राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैगेसेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, साफ सफाई तकनीकी या सौर ऊर्जा के लिए? तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं अपने इस पर दोस्तों, तो भाई ये सवाल दोस्तों आपका बहुत पूछा जाता है, वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका? ए बन जाएगा। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण उपस्थिति के कारण होता है? कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट या दोस्तों क्लोराइड या सल्फेट? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है दोस्तों जल में वो आपकी नाइट्रेट के दोस्तों कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको बच्चे से में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बेटा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रेट, बी इज द राइट आंसर। TLM शिक्षण सामग्रियाँ पर्यावरण के शिक्षण को क्या करती हैं? सुदृढ़ करती हैं। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल रेनफोर्स द टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। बोले गए शब्दों का पूरक बनकर या गृह कार्य आसान बनाकर, वे शिक्षक की गतिविधियों को कम करके, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है एक सवाल में दोस्तों, जानना ना आपको, यहाँ पर आंसर सी लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इसमें अंदर कुछ और भी आंसर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिलहाल इसमें श्योर, थोड़ा सा अभी डाउट है इसमें, ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा इस सवाल को, देन मैं बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा मैं आपको। आगे बेटा बढ़ते हैं। देखो यार एक्चुअली में क्या है ना, जिसमें आप श्योर नहीं तो उसको थोड़ा सा देख लो, मेरा मानना ये है, गलत मत बताओ बच्चों को, जिससे कि कोई भी एक होता है ना कि यार हाँ हम आप मान लोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको चीज़ें सारी के सारी सही तरीके से बताई जाएं, जिससे कि, क्योंकि देखो यूके टेट का पेपर दोस्तों टेट का पेपर है, अब दोस्तों इस समय MP टेट का पेपर होने वाला है, या दोस्तों आप लोगों के लिए देखोगे एस टेट का पेपर होने वाला है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि आइडिया मिल सकता है आपको कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और जीके के जो सवाल जो हैं, प्रदूषण के सवाल जो हैं दोस्तों, कुछ बीमारियां नहीं पूछी गई हैं इसके अंदर, उनको लेकर के हर दिन दोस्तों सवाल नया नया बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल दोस्तों आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक के रूप में पहचान कराता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A जी, या फिर आर्टिकल 52? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर लगा लो सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाली देवी पवित्र उपवन उत्तराखंड के इनमें से किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है, पौड़ी गढ़वाल या फिर टेहरी गढ़वाल? तो दोस्तों लगा लो आंसर आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पर ए है वो क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है NCF 2005, इनमें से कौन सा EVS पर्यावरण का विषय है? भोजन है, मौसम है, सौर परिवार है या फिर ऊर्जा है? तो दोस्तों कौन सा है आपका थीम यहाँ पर? बन जाएगा आपका दोस्तों, लगा लो भाई, भोजन, फूड, है ना? ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है आपका, देखो यहाँ से भी थीम का सवाल पूछ ही लिया गया है आपसे। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर पोटेशियम या क्लोरीन? तो बेटा आंसर लगा लो बी, क्लोरीन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है आपका, तेल रिसाव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तेल रिसाव से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, तेल रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, तेल रिसाव से ऑक्सीजन का मात्रा होगी और इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? सही बन जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। कविताएं एवं कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन के विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कविताएं और कहानियाँ प्रांगसिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकती हैं, या रचनात्मक और सौंदर्यबोध का पोषित कर सकती हैं, या बच्चे के परिवेश के समग्र चित्रण कर सकती हैं, या विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती हैं। तो दोस्तों कौन सा आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बताइए जरा? ए आंसर बन जाएगा, या फिर बी बनेगा, या सी बनेगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है यहाँ पर 147।
दोस्तों इसमें देखा जाए अगर आपका, तो मेरे दोस्त इसके अंदर केवल ये आंसर नहीं बनेगा, विभिन्न अवधारणाओं को समझा करना, ये पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट आता है चंदन वन किस प्रकार के वन है। तो ये चंदन वन दोस्तों जो है ध्यान रखना पर्णपाती वन है इसमें कहीं, ये रहा पर्णपाती वन। समुदाय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। समुदाय जिस तरह कठोर होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों दे रखा है ऑप्शन इसके अंदर, समुदाय बड़े, ठीक है, और छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश मामलों में समुदायों का नाम प्रमुख पौधों की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानसून सबसे पहले कहाँ से आता है भाई, आपका ऐसे आता है दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, केरल है। दोस्तों केरल क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से ये थी बेटा आपके आंसर की उत्तराखंड के जो पेपर हुआ है टेट का। तो एक बार आप लोग मैच कर लें, मिलान कर लें, ठीक है, और देख लें दोस्तों कि कितने आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए इन सब को प्रॉपर तरीके से बाकी बच्चों के लिए भी एक्सप्लेनेशन तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो भैया जुड़े रहें टेट मंत्रा के साथ और अपनी तैयारी सीटेट की भैया पूरी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, स्वागत आप सबों का एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों अध्ययन मंत्रा पर। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे उत्तराखंड का जो पेपर अभी 24 तारीख को हुआ था, मैं उसका आंसर की आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन की बेटा अब कोई नीड नहीं है, तो मैं फटाफट इसमें जो आंसर्स हैं वो लगा देता हूं। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो मैं आंसर आपको देने जा रहा हूं वो 100% करेक्ट होंगे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे और कोई पैनिक नहीं करिएगा। आपने बढ़िया पढ़ा है, आपने बढ़िया मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट भी मेरे बच्चे बढ़िया आएगा। ऊपर वाला बेईमानी नहीं करता किसी के साथ, क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। ये अभी आ गया हिंदी, और हिंदी जब आ गया, भाषा आ गई है, तो आगे अंग्रेजी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है पूछता है स्क्रिबलिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ या ना। तो यहां आपका डी करेक्ट आंसर है। 32 की मेरे बच्चे बात कीजिएगा, तो 32 में आपका कौन सा अप्रोच है कम्युनिकेटिव, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, अगला इसमें से इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बेटा अकरेंस है, यहां पर ई होता है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलना, आगे बढ़ते चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिनको बाद में टैली करना हो। अब यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी कविता थी और इस कविता से बनाए गए मेरे बच्चों क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, है ना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 34, जो आपको यहां दिख रहा है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 34। यहां डी करेक्ट आंसर है। 35 की अगर आप बात कीजिएगा मेरे बच्चे, तो यहां पर ए करेक्ट आंसर है। डन, स्क्रीनशॉट लेते चलना या कहीं पर आप पेन डाउन करते चलिएगा। अब इसमें पूछ रहा है 36 में पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, तो यहां पर पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। एंटोनिम पूछ रहा है बेटा, एंटोनिम, तो 37 में चाइल्ड का एंटोनिम पूछ रहा है, तो चाइल्ड मतलब डांटना, तो प्रेज मतलब तारीफ करना। 38 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने मेरे बच्चे, यहां पर याद रखिएगा लाइट का मेटाफर वहां लाइफ से डायरेक्ट कंपैरिजन था। डन है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते चलिएगा, सुनते समझते चलना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। ठीक है, एकदम यहां भी और जिंदगी में भी। तो एक पैसेज था आपके पास बेटा, तो पैसेज में क्वेश्चन नंबर जो 39 आपका है, इसका आंसर था वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर है। 39 के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो इधर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका है, 40 का आंसर है मेरे बच्चों सी। 41 की बात करिएगा, कॉन्फ्लेग्रेशन का इसमें से सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, तो बेटा आग किस, आग से जुड़ा वर्ड है फायर आपका है। बोलता है सेलेशियल का ऑपोजिट क्या होगा, तो सेलेशियल का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा अर्थली, सेलेशियल और अर्थली। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़िएगा।
जी नेक्स्ट चेक करेंगे जल्दी जल्दी। 43rd की बात करेंगे, विच गैस इरप्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो, है ना। तो बेटा ये क्लियर था, सल्फ्यूरिक गैस उधर से आया था। अगला 44 की बात करिएगा, तो 44 में आपका सी करेक्ट आंसर है बेटा। ये क्रिएटिविटी, रिलेवेंट कंटेंट और विजुअल अपील, है ना, ये पोस्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे बेटा, है ना, ध्यान से देखते चलिएगा। अभी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 46, तो 45 में बेटा जिसको नॉलेज से दिक्कत है तो मीसा और मीसो मतलब हेट होता है, आप जानते हैं। और 46 बेटा शोक गीत को दर्ज कहते हैं। सेट नंबर 1 चेक कर लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट नंबर 1। यहाँ ये सारे वर्ड्स आपको मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 और 48, ठीक है मेरे बच्चों। तो 47 में देखिएगा, यहां पर आप जानते हैं फॉर और सिंस लगता है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाया जाता है, क्लियर है। इसके बाद आएंगे 48 पर, कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई गो टू, ये कंडीशनल वर्ड है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़िएगा, जल्दी जल्दी देखते चलिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 की बात मैं आपसे करूंगा, आपसे एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, तो यहां कहता है वॉज मेड कैप्टन, तो वॉज मेड मतलब पैसिव वॉइस हो गया। तो इसको ढूंढना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बच्चे सी वाला है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 49 भी डन। चलो आगे बढ़ो, इधर आओ। अब देखो आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50 में, है ना, कैमल इज कंसिडर्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब चेक कर लेना बेटा, फिगर्स ऑफ स्पीच में, मेटाफर में ये मेरा पहला स्टेटमेंट था। मेटाफर के अंदर मेरे बच्चे ये मेरा पहला स्टेटमेंट था, जहां एग्जाम्पल है आपका, चेक कर लीजिएगा अपने पीडीएफ में और फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, तो आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर है, बात समझ रहे हैं, है ना, यहां सी करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे। आगे बढ़िएगा, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, ध्यान से देख लो। ये आपसे कह रहा है बेटा नरेशन वाली कहानी, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, डिड यू सी है, तो डिड लिखा हुआ है बेटा, तो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। डिड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, चेंज होकर पास्ट परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों जी, आगे बढ़िएगा। तो अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड अंडरलाइंड है ये क्या है, तो ये जानते ही हो, वाव, हुर्रा, ब्रावो, ये सारा का सारा इंटरजेक्शन होता है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 में जो आपका आंसर है वो है सनी, है ना, द वेदर इज सनी टुडे। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते चलें, जल्दी जल्दी आगे बढ़िएगा, आंसर की टैली करना है बेटा। तो यहां आपसे पूछ रहा है इडियम फ्रेजेस का टू स्मेल अ रैट, ये भी चेक कर लीजिएगा। संदेह करना, किसी पे संदेह करना, तो उसको बोलते हैं टू स्मेल अ रैट, हाँ या ना। आपको वोकैबुलरी का, नरेशन, वॉइस का कोई क्वेश्चन बाहर से आया हुआ मिले तब बताइएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलो 56 की बात करोगे, तो हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब बेटा जिसको सुनने में दिक्कत हो, है ना, जिसको सुनने में दिक्कत है मेरे बच्चे, ठीक है। आइएगा, आगे बढ़ेंगे 57, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड कितना है, तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ है बेटा कि टोटल 44 साउंड होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट 20 होता है, वोवेल का, सॉरी, कॉन्सोनेंट 24 होता है, वोवेल 20 होता है। तो यहां पर 24 आपका करेक्ट आंसर है 57 में, डन है। अब आइएगा इस वाले का, लैंग्वेज 1 वाले का आपके पास आखिरी का 3 क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए, है ना। आपसे 58 में क्या पूछ रहा है देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डैश इन द पार्क, है ना। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां हैड का चक्कर नहीं है, वर का चक्कर नहीं है, यहां प्रेजेंट का कोई भी टेंस आप लगा सकते हैं बेटा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर सिटिंग इन द पार्क, डन। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है मेरे बच्चे। तो 59 का आंसर है बेटा ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्लियर है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़िएगा, 60 पे चलिएगा,
आगे बढ़ेंगे बेटा, 60 पे चलेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रिसाइटेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम? लैंग्वेज क्लासरूम में ये अभी रिसेंट यूट्यूब पर करवाया था, आपको याद होगा। जो मैराथन आपको करवाया है उसमें भी करवाया था, याद करिएगा। 3 घंटे की मैराथन थी बेटा, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको करवाए। चलिएगा, तो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब सेकेंड लैंग्वेज 2 की तरफ चलेंगे। तो लैंग्वेज 2 के लिए फिर से हमें पहले लैंग्वेज 1 को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आइएगा, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, आंसर टैली करते चलना। मैं बिल्कुल साइड में होकर आपको आंसर बताता चल रहा हूं। चलिए, एक और आपके पास पैसेज था, तो क्वेश्चन नंबर 61 से यहां स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बेटा बात करिएगा, है ना। तो यहाँ रेबल का कंपैरिजन हुआ था अक्रॉस साबरमती रिवर, कैंप्ड, कंपैरिजन ने कैंप मतलब उनकी कैंपिंग कहाँ हुई थी, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चों चलेंगे 62 पर। कहता है द एक्सप्रेशन स्वॉलन रिवर मीन्स, द एक्सप्रेशन स्वॉलन रिवर मीन्स मतलब जहां भैया रिवर सूज गया है, मतलब फ्लड वाली बात कर रहा है ना, रिवर्स इन फ्लड, जहां बाढ़ आ रखी होगी। चलिएगा, आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 की बात करिएगा, द मुगल सोल्जर की बात कर रहा है मेरे बच्चे। तो 63 का आपका डी करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे आप 64 पर। 64 में भी आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों, तो यहां ग्रैंड सक्सेस की बात हो रही थी, ठीक है जी। चलो, अब आपको फिर से पैसिव वॉइस की बात आ रही है। तो जिन बच्चों ने सेशन देखा होगा, तो बेटा सेम क्वेश्चन आपको करवाया है एप्लीकेशन पर। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं देख लीजिएगा। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, तो आपका सी करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। फटाफट आंसर टैली करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहा है। तो ये याद रखना, बहुत बच्चों ने ये लगा दिया था, लेकिन ये गलत है। बाय आता है ह्यूमन के साथ, यहां करेक्ट आंसर है ए। 67 का ए आपका करेक्ट आंसर है। डन है। चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 68 की बात करेंगे। बुलेटिन बोर्ड्स एंड फैनल बोर्ड, सर ये सब क्या होते हैं? बुलेटिन बोर्ड और जो फ्लैनल बोर्ड्स होता है, ये सब क्या है बेटा? तो ऑडियो वीडियो वगैरह में से तो ये आता नहीं है ना। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका टेस्ट क्या है बेटा? रिसेप्टिव स्किल है ना। लिसनिंग मतलब रिसीव करना, रिसेप्टिव स्किल है। चलिए 69 के बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 और 71 आपके सामने दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक वाला। तो आप सिंटेक्स याद करिएगा। सिंटेक्स याद करेंगे तो आइदर और, नाइदर नॉर का सारा रूल आपको करवाया हुआ है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डॉटर के हिसाब से चलेगा तो हैज आपका करेक्ट आंसर है। 1/3 ऑफ द वर्क है ना, ये आपका अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट, 71 का बी। क्लियर है। चलो आ जाओ, आगे बढ़िएगा। अब चलेंगे मेरे बच्चों 73 पर। अब आइएगा इधर 72 और 73। अब कहता है मैरी एज अ क्रिकेट। क्या कह रहा है मेरे बच्चे? मैरी एज अ क्रिकेट। तो 72 की बात करिएगा तो टू बी केयर फ्री हो गया बेटा। 73 इसमें से डिस्ट्रेस का सिनोनिम कौन सा नहीं है? 73 में कहता है डिस्ट्रेस का सिनोनिम कौन सा नहीं है? तो कंटेनमेंट आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 74 और 75 की बात करिएगा, फिर वही बात बेटा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, प्लीज टेल मी, है ना। प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर द बस स्टॉप या वेयर द बस स्टॉप इज। तो 74 की बात करिएगा बेटा, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका वर्ब पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, है ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। डन है ना। चलिए फटाफट टैली करते चलेंगे, 75 पे चलेंगे। आई थिंक टुडे इज वेंसडे, आई थिंक टुडे इज वेंसडे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब एक पैसेज आ गया फिर से, है ना। तो 76 से लेके 80 तक इस पैसेज के क्वेश्चन हैं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बाय एंड लार्ज इग्नोरेंट, है ना। कि इंसान जो था वो बाय एंड लार्ज मोटा मोटी इग्नोरेंट होता है, ऐसा पैसेज में कहा गया है। आगे बढ़िएगा मेरे बच्चों। तो यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 77।
तो 77 की बात करिएगा तो 77 में एम्पीरिकल एविडेंस की बात कर रहा है। 78 में नेवर रियली एग्जिस्टेड, है ना, यूनिकॉर्न्स वगैरह पैसेज के अकॉर्डिंग कभी एग्जिस्ट नहीं किए। आगे बढ़िएगा 79 की तरफ, है ना, आगे मेरे बच्चे 79, तो यहाँ डी करेक्ट आंसर है। द एटीट्यूड, ऑथर का एटीट्यूड क्या है। अब अगर आपको याद हो, एक दिन मैं टोन बेस्ड पैसेज करवा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था एप्लीकेशन पे कि सर इतना टफ आता है क्या, तो मैंने बोला था टोन आजकल हर जगह पूछता है, ये वही हो गया बेटा, टोन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो फिलोसॉफिकल एटीट्यूड था मेरे बच्चे कि जिंदगी कैसे जिए इसके बारे में बता रहा था। और 81 की आप बात करिएगा तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव रीडिंग की बात चल रही थी, है ना। डिस्क्रिप्टिव रीडिंग कुछ होता ही नहीं है, पूछ रहा था इनमें से कौन सा। लेक्सिकल मीनिंग तो बेटा ये आज भी करवाया है मैंने, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेक्सिकल मीनिंग कौन सा होता है, जो बेटा कैसे कॉन्टेक्स्ट से बनता है उसी को लेक्सिकल कहते हैं। वैसे इसका सी भी आंसर माना जा सकता है मेरे बच्चे। चलिए बात करिएगा 83 का, तो 83 का इनपुट रिच इन्वायरमेंट में आप लैंग्वेज 1 सीखें या लैंग्वेज 2 सीखें, उसके लिए प्री रिक्विजिट, जिसका मतलब होता है अनिवार्य शर्त, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 84 पे। टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड्स, आपसे कहता है 84 में टीचिंग ऑफ प्रोज, तो बेटा उधर स्टोरी, बायोग्राफी ऐसे सब आता है, तो ऑल द अबव कर लीजिएगा, है ना। अब आपको कहता है करेक्ट कंजंक्शन भरिए। 85 86 में करेक्ट कंजंक्शन भरने कहता है। अ स्टूडेंट विल फेल, है ना, बिकॉज इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो बी आपका ज्यादा करेक्ट है बेटा, है ना। ये अनलेस और अनटिल जो है ये निगेटिव वर्ड के साथ नहीं आता है, याद रखिएगा। आगे फिर से करेक्ट एडजेक्टिव पूछ रहा है, द मैन इज डैश इनफ टू प्ले द फूल, है ना। तो ये याद, ये सब आपको पढ़ाया है कि एनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेता है, एनफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेता है, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 87 88 की बात करेंगे। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स की आपसे बात कर रहा है। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई फाउंड राधा वेटिंग फॉर मी, है ना। क्या कहानी है बेटा 87 में, राधा, है ना। व्हेन आई रीच द स्टेशन, ठीक, राधा, आई फाउंड राधा वेटिंग फॉर मी, क्लियर है मेरे बच्चे, आई फाउंड राधा वेटिंग फॉर मी, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा। वैसे इसका ये भी आंसर सी भी चलेगा बेटा, सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ाया है वर्ब में, हैड, बेटर, वुड, रादर, ये सब बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा। अब आपके आखिरी दो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 89 और 90, है ना। चलो तो 89 की क्या कहानी बेटा, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी, ठीक। और इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये कहानी थी टोटल आपके इंग्लिश के पेपर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों की। आप अगर एनालाइज करिएगा तो खुद से कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं बेटा। अपार्ट फ्रॉम पैसेज ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं, पैडागोजी का, ग्रामर का, कंजंक्शन का, वॉइस का, नरेशन का जो आपसे डिस्कस ना किया हो। तो आशा करता हूँ आपका ये एग्जाम बहुत बढ़िया से क्रैक हो। और आप सबको बेटा एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो वेरी मच। माँ शारदा आप सब पर कृपा करें, बने रहिए, जुड़े रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ। दिस इज सौरव चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए भाई, सभी को नमस्कार। अध्ययन मंत्र के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तराखंड टीईटी का जो एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें पेपर 2 में जो साइंस का पोर्शन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने ये पेपर तो देख ही लिया होगा, आई होप ये विजिबल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं किया होगा। पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम कंटेंट वाला पोर्शन लेंगे बेटा। ये जो मेरे पास सेट है इसमें क्वेश्चन नंबर 121 है। ये कह रहे थे चार्ज दैट एक्यूमुलेट्स नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, बादलों के ऊपरी किनारों के पास जो आवेश आंधी तूफान के दौरान जमा होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव या कैसे होते हैं। इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी ये बादल बन रहे हैं ना ऐसे, तो ये बादल बनते समय हवा ऊपर उठती है और पानी की बूंदें नीचे की ओर होती हैं सामान्य तौर पर।
ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नीचे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिस बच्चे ने ये पेपर दिया था, मतलब जिसका भी ये हमारे पास है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। आप अपना पेपर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है भूकंप का अभिकेंद्र कहां होता है, भूकंप का एपिसेंटर कहां होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी साइंस का मतलब नॉलेज है तो एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब ही होता है ऊपर। ऊपर मतलब जैसे मेरी ये एपिथेलियल है ना, तो एपी मतलब ये सरफेस पे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अगर मान लो सपोज करो ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो मैं आपको बता देता हूं, इस सरफेस पे अगर यहां पर भूकंप हुआ, ये उसका फोकस है, तो ये भूकंप की किरणें ऐसे निकले आएंगी। भूकंप के कारण जो वेव्स जनरेट होती हैं, तो वेव्स बोले तो तरंग उत्पन्न होती है, तो इसको बोलते हैं फोकस। फोकस को बोलते हैं हाइपोसेंटर, फोकस का नाम ही हाइपोसेंटर होता है। इनको फॉल्ट लाइंस बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए था, आपका आंसर होना चाहिए था कोर ऑफ द अर्थ, गलत है बेटा। सरफेस ऑफ द अर्थ बिल्कुल सही आ जाएगा, मिडल ऑफ द अर्थ गलत, और अबव द सरफेस भी गलत आ जाएगा। सरफेस पर, सरफेस पर फोकस के जस्ट ऊपर, जहां पर फोकस है उसके जस्ट ऊपर वाला बिंदु क्या कहलाता है, एपिसेंटर आता है। तो आई होप 122वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। ये देखो कितना आसान सवाल है। सवाल कहता है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। जो रॉकेट का सिद्धांत है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट का सिद्धांत बेटा संवेग संरक्षण पर करता है, सबको पता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम भी हो सकता है। एक्शन बराबर रिएक्शन वाला भी कर सकते हो इसको, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन के अलावा मोमेंटम कंजर्व्ड, तो मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का है भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन का तो आंसर हो जाएगा संवेग, ठीक है। तो रॉकेट का सिद्धांत किस पर काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर करता है काम। चलिए आई होप आपने भी यही मारा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये देखो कितना आसान सवाल है। ग्लोइंग, अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म। एक चमकता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है किसके कारण, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। सी इसका आंसर है। इस बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसको बोलते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, मतलब ये किसके कारण होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये जरूर सही किया होगा। इस टाइप का अगर कोई रेजिस्टेंस है आर, तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो मतलब हीट वाला जो ये चैप्टर है, वहां से हम इसको, मतलब ये करंट और हीट दोनों वाले का, ठीक है ना। हीट एनर्जी क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। तो इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अब देखते हैं 124 के बाद 125वां नंबर क्वेश्चन। ये सवाल देखो कॉमन सेंस वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होगा, भुने हुए बीज, उबले हुए बीज, अंकुरित बीज, गीले बीज। तो गीले फुले हुए में से सबसे बढ़िया पता कौन सा रहेगा, स्प्राउट्स वाले, स्प्राउटेड ग्रेन्स। जो अंकुरित दाने होते हैं ना, अंकुरित बीज, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन्स होंगे, इसमें विटामिन होंगे, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इसमें ये सब चीजें होती है भाई। तो अंकुरित दाने बहुत अच्छा माना जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं इसमें, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आंसर जिस बच्चे का था ये, उसने भी इसको सही किया था। ये सब सवाल हमने भाई कई बार किए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अगर आपने जनरल साइंस की क्लास भी देखी हो हमारे चैनल पे, तो आप देखा होगा आपने, सब सवाल रिपीट हो रखे हैं। ये कह रहे हैं जब आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन को बढ़ाते हो, उसकी प्रबलता बढ़ाते हो, लाउडनेस बढ़ाते हो, तो आवृत्ति पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर सी, क्योंकि आवृत्ति का कोई लेना देना नहीं है। जो लाउडनेस है, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। तो आयाम के वर्ग के बराबर होता है क्या, लाउडनेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 126 का आंसर हो जाएगा सी। 127 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर विद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है, मतलब लीस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा। अगर हम लीस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, तो हमको पता है सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम का होता है, इनमें से गोल्ड रहेगा, ठीक है ना। सिल्वर बहुत महंगा है, इसलिए हम सिल्वर के तार यूज नहीं करते, हम कॉपर वायर यूज करते हैं, हम एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। गोल्ड तो उसकी क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, वो कम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से आंसर बनेगा गोल्ड। चलिए अब अगर मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 128, तो बेटा ये सवाल कंटेंट का नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। 129वां देखते हैं। नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड। नैप्थलीन बॉल्स को अगर मैं बात करूं तो उसको किस चीज के लिए यूज करते हैं। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, मैं आपको बता देता हूं,
वो नैप्थलीन बॉल्स जो यूज होती है इंसेक्ट को भगाने के लिए, तो कीट पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नैप्थलीन बॉल्स कहां से मिलती? कोलतार से। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, शुगर गलत है, मैं आपको बता देता हूं। जो कोलतार होता है वो उसमें लगभग 200 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, वो पेंट्स, डाइस, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीजों में यूज होता है। और कोलतार से कौन सा बनता है? नैप्थलीन बॉल्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना सिंपल सिंपल पेपर है भाई। तो अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा हो, जिसने बेसिक साइंस, देखो एक दो गलतियां मैं मानता हूं हो जाती हैं, चाहे पेपर कैसा भी हो, बट लार्जली स्पीकिंग 30 में से 27, 28, मतलब 29, इवन 30 में से 30 नंबर भी आ सकते थे। तो अभी आप देखोगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे 130वां नंबर क्वेश्चन, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर कौन प्रोड्यूस करेगा? बीजांड, बीजाणु उत्पादक, उसको बीजांड निर्माण भी कहते हैं हिंदी में कई बार। तो वो क्या होगा? फंगस। स्पोर्स किस में होते हैं? फंगस बोले तो कवक। और अगर मैं कवक की बात करूं बेटा, तो कवक का एग्जांपल क्या होगा? ब्रेड मोल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, ये वाला सवाल है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बेस्ट पूछ रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस्ट डिफिनेशन अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड पूरा ऊपर दिखा देता हूं आपको, ये है ना सवाल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये डेफिनेशन है, तो इसकी बेस्ट डिफिनेशन ये बिल्कुल सही लगाया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण, वितरण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को संदर्भित में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, 132 पे आ जाओ। अगर आप देखोगे तो ये इस बच्चे ने ये बिल्कुल सही लगाया है। सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा क्लेई सॉइल की होती है, चिकनी मिट्टी की होती है। तो चिकनी मिट्टी में फाइन होते हैं, मतलब छोटे छोटे फाइन, क्या बोलोगे इसको? फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली? चिकनी मिट्टी जिसमें क्या हो जाती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो क्लेई सॉइल इसका आंसर होगा। लोहे में जंग लगना, 1000 बार कर चुके हैं हम ये वाला सवाल। लोहे में जंग लगना कैसा लक्षण होगा? फिजिकल, केमिकल, दोनों, या कौन सा वाला? ऑब्वियसली केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें क्या बनता है? FeS, ठीक है। इसमें बनता, मतलब ऐसा पूरा लिख दो चाहे, ये आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन प्लस X मॉलिक्यूल ऑफ H2O जुड़ने के बाद Fe2O3 इंटू X मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये बन गया भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहां पर इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो फेरिक ऑक्साइड बनना कैसा केमिकल चेंज कहलाएगा? सीधा सीधा सवाल, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा, देखो ढंग से पढ़ने की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ने का मतलब है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जो रेगुलर क्लास लेता है, जो रेगुलर पढ़ता है, उसके लिए ये सवाल बहुत आसान है। हमने कई बार, मैं आपको ये सभी सवाल दिखा सकता हूं, हमने यूट्यूब पे भी कई बार कर लिए। ब्रोंज, ब्रोंज कॉपर एंड टिन का बनता है बेटा, कॉपर एंड जिंक से बनता है। उसको क्या बोलते हैं? एक होता है तांबा, नहीं, एक होता है कांसा, और एक होता है क्या बोलते हैं? पीतल। तो इसको ब्रास है। ये जिस बच्चे ने लगाया है वो पीतल है बाय द वे। आंसर क्या होगा? तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से यूज कर रहे हैं लोग, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान से यूज कर रहे हैं, तो बहुत पुराने टाइम से इसको यूज हो रहे हैं। लीजिए भाई, विटामिन एंड मिनरल्स आर रेफर टू एज प्रोटेक्टिव, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, फैटी। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी गिविंग वाले कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर बनेगा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। कितना सिंपल सवाल है। तो विटामिन और खनिज हमें क्या करते हैं? ये हमको रोगों से बचाते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए 135 का आंसर होगा आपका 8। लीजिए, एक इंसान, a man stands in front of a mirror and finds that his image is larger। इसकी इमेज बड़ी आ गई, बड़ा प्रतिबिंब आ गया। तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर होगा नहीं, कॉन्वेक्स होगा नहीं, आंसर बनेगा कॉनकेव, ये वाला मिरर। और इस वाले में भी बड़ा चित्र तब आएगा वो, ठीक है, जब वो क्या करेगा, मतलब अगर उसको सीधा चाहिए तो फोकस और पोल के बीच में रहेगा, और अगर मान लो छोटा भी चाहिए तो कहां रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, ठीक है, मतलब सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये डिटेल्स है, डिटेल किसी भी सवाल में नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, डिटेल किसी ने पूछा ही नहीं है आपको। तो ये सवाल है ऑर्गेनाइजिंग साइंस एग्जीबिशन, ये मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये अपना जो सवाल है ये है आपका सवाल, ये सवाल भी आपका क्या है? पेडागोजी से रिलेटेड है। तो मैं आपको कंटेंट वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये वाला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल? सभी इंपॉर्टेंट है, पोटासियम, सोडियम, एक मिनट, तो अगर आप देखोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा? पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर बेस्ट चूज करना हो तो कैल्शियम लिख देना, क्योंकि कैल्शियम हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, मसल्स के लिए,
नर्वस सिस्टम के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। तो ध्यान रखना कैल्शियम इसमें सबसे टॉप पे आएगा, तो कैल्शियम आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए, ओजोन कहां पर पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। किसी ने आयनोस्फीयर लिखा है, गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसको क्या बोलते हैं बेसिकली? समताप मंडल, हिंदी में यहां लिखा भी होगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है, तो ओजोन स्फीयर भी बोलते हैं कई बार उस छोटी सी चीज को। तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। देख रहे हैं आप लोग कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। When we apply oil on the hinge of a door, then in that case the friction will be decreased. भाई एक बात बताओ, ये बिल्कुल सही आंसर है। जब आप कब्जों पर तेल लगाते हो तो आप घर्षण को कम करते हो, जो चू चू की आवाज आती है वो बंद हो जाएगी और वो आसानी से क्या हो जाएगा? चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर बी। आई होप आपने भी यही दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे आसान सवाल कंपेरेटिवली आप देखोगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर टीईटी एग्जाम्स होते हैं जो सीटेट के अलावा, वहां पर फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको फैक्ट पता है तो आपका काम हो गया। तो फैक्ट कैसे पता होगा? पढ़ के, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी होगा। देखो कोल पेट्रोलियम तो होगा नहीं, पर इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा? पवन ऊर्जा। पता क्यों? क्योंकि इसके लिए भी तो यूरेनियम चाहिए ना। तो यूरेनियम कोई जरूर थोड़ी, जैसे भारत में यूरेनियम कम है तो न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना टफ है, भारत में थोरियम ज्यादा है, ये फैक्ट है एक्चुअली। तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाना डिफिकल्ट है। तो इस टाइप के भाई ये कॉन्सेप्ट है, पर फिलहाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था डी। लीजिए सवाल कह रहा है वायु में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात, द रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमको पता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। इनको डिवाइड कर दो, अगर रेशो चाहिए तो 21 तियां 63, 21 चौको 84, लगभग पूछ रहे हैं तो 3:1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर 3:1, एकदम 3:1 नहीं है बट लगभग मोटा मोटा, ठीक है। 3 से ज्यादा है मतलब, तो 3 से ज्यादा 4 तो नहीं है एक्चुअली। 21 चौके 84 होता है ना, तो 3:1। पर अब उनका देखना है, उनका आंसर यही होना चाहिए 3:1 मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो 78/21। ओके, अगर आप देखोगे अगला सवाल केरोसिन तेल के संदर्भ में क्या था? सॉरी, अच्छा हिंदी अंग्रेजी में पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन? निम्न में से किसे केरोसिन तेल में संरक्षित किया जाता है? सिंपल, हमको पता है सोडियम एंड पोटेशियम की हवा और पानी में आग लग जाती है, तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम को कहां डाला जाता है? केरोसिन ऑयल में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कुछ बहुत सिंपल था। पश्मीना सॉल, पश्मीना ध्यान रखना, पश्मीना बकरी का नाम है। तो पश्मीना कौन है? बकरी है बाय द वे, ध्यान रखना। तो पश्मीना सॉल पश्मीना बकरी से, और उनकी एक भेड़ है जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो पश्मीना जो सॉल है वो तो बकरी के कारण है, ठीक है, पश्मीना बकरी के कारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको, पौधे वायुमंडल से, अगर आप देखोगे प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स बोले तो तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है लीव्स बोले तो स्टोमेटा, ध्यान रखना। तो स्टोमेटा बोले तो रंध्र के थ्रू, ठीक है। तो रंध्र के थ्रू क्या करते हैं? वो लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो 1 मिनट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 147 है जो, ये बेटा है पेडागोजी का, तो इसको छोड़ देता हूं मैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लास को पढ़ानी है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, क्विजेस, डिस्कशन एटसेट्रा अप्लाई करने। क्वेश्चन नंबर 149 देखना, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ध्यान रखना, मैग्नेट को अगर हीट कर दिया, मैग्नेट का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ध्यान से रखना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा। मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट स्लोली। जैसे क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें मैग्नेट पूरी तरह से अपना क्या करता है, मैग्नेटिज्म क्या करता है, लूज कर जाता है। हैमरिंग, हीटिंग, बॉइलिंग, ये सब आंसर है। इवन ड्रॉपिंग के कारण भी तो ये सवाल गलत दे रखा है उन्होंने। फिर भी जब आपके पास सवाल है तो बेस्ट आंसर चूज करना हो तो बेस्ट आंसर आप सी चूज कर लेना। हालांकि ये भी गलत है, तो मेरे हिसाब से तो ये सवाल गलत है, क्योंकि ये हर तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिज्म लॉस्ट होगा। कोई भी तरीका हो, उसको हैमर करोगे तो भी होगा, उसको गर्म करोगे तो भी होगा, बॉइल करोगे तब भी होगा, और उसको ऐसे ड्रॉप कर दोगे तब भी मैग्नेटिज्म क्या होता है, लॉस्ट होता है। पर बेस्ट आंसर चूज करना हो तो सी को हम चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला सवाल, और ये जो लास्ट सवाल है भाई आपका, ये मैं आपको बता देता हूं। विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट कैन बी यूज्ड एज फूड? फूड के लिए बनाना का कौन सा भाग ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बनाना का जो भाग है, देखो जो बेस्ट है, जो मतलब केला है ना, केले के हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं, इनर स्टेम को भी खा सकते हैं, फ्लावर को भी खा सकते हैं। पत्ता लपेटने के काम आता है भोजन के जनरली, तो इसलिए नहीं खाते। रूट्स को हम खा नहीं सकते, तो आंसर बनेगा इसका ए।
तो ये हो गया भाई आपका साइंस के जो क्वेश्चंस थे, और आपने देखा भाई कि कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी से होते नॉर्मली सभी टॉपिक कवर, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती 6 to 8 की, तो एक भी क्वेश्चन 8 से ऊपर का नहीं आपने देखा होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है किसी से गड़बड़ी हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं कहूंगा 30 में से 27, 28, 29, 30 तक भी आ सकते हैं इसमें, मतलब इस वाले क्वेश्चन पेपर में। तो आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच भाई अध्ययन मंत्र से जुड़ने के लिए। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन मंत्र के इस शानदार से यूट्यूब चैनल पे टेट मंत्रा पे। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे और इससे आसान क्या ही पूछा जा सकता है। तो एक एक करके केवल आप सवाल का उत्तर देख लीजिए और आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा, और आगे की तैयारी के लिए जो बच्चे हैं वो अध्ययन मंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूं, गजेंद्र सर आपको ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ये सवाल देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके उत्तराखंड टेट का जो पेपर हुआ उसमें सोशल स्टडीज का एसएसटी का जो पेपर था, क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो सीधे तौर पर दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें आपको जोड़ा गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को डाइवर्सिटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप पढ़ा रहे हैं, आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा को समझाने के लिए किस गतिविधि को करेंगे भाई, तो सीधे तौर पे हम देश के नृत्य के अलग अलग प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करेंगे और उसमें निहित समानता और जो अंतर है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स है, उस पेंटिंग्स को अलग अलग तरीके की डांस है, अलग अलग तरीके क्लासिकल डांस, जैसे आप भरतनाट्यम की बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें, कथकली के बारे में बात करें, कथक की बात करें, तो ये हमारी क्या भी डाइवर्सिटी है, इसको हम लोग समझा देंगे भाई। अगला सवाल देखिए आप सब लोगों से क्या पूछा है, केवल क्वेश्चन आपको देखते रहना भाई। बोले कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कि जो अधिकतम जो वैधता अवधि होती है भाई, राज्यपाल के द्वारा जो आपके जारी किया जाता है, तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है 6 महीने, और राज्यपाल के द्वारा जो जारी किया जाता है उसकी वैधता अवधि 6 सप्ताह की आपकी होती है भाई। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों को पता है किससे संबंधित था भाई, तो आपके सैन्य कार्रवाई से संबंधित था, और आप सब लोग जानते हैं भाई, और ये आपके पंजाब में ये हुआ था, इसके बारे में आप लोग समझते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सवाल बोले कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को लागू होने हेतु अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है, उस रोकने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि धन विधेयक जो है पूरे तरीके से लोकसभा का है, अधिकतम आप 14 दिनों तक आप उसको रोक सकते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए खूब अच्छे से। यह सवाल बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी करता है, वो कौन सा होता है भाई, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सीधे तौर पे वो 5 प्रकार के रीट होते हैं, उसमें से यहां पे प्रतिषेध रीट आपके हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बिहार में दिखाई देगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल मिलाते जाना है आंसर आप लोगों को। अंतरिम सरकार जो कि 14 अगस्त 1946 को बनी थी, अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी भाई, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा आपको करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो टोटल आपके 550 आपके टोटल आपकी सीटें हैं, जिसमें से 530 + 20, इसका मतलब कि 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपके आरक्षित है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा विधायन योग्य विषय को किस में रखा गया है, तो आप लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार की सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसमें से जो समवर्ती सूची है वो दोनों के दोनों आपके बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को आपको माना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, समवर्ती सूची आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है भाई, तो देखिए जब हम अपने लिखित संविधान, भारत का भी लिखित संविधान है,
यूएसए का भी लिखित संविधान है, यूएसए का आपके लिखित संविधान, यूएसए से हमने प्रेरणा लिया है। ब्रिटेन का आपके लिखित संविधान नहीं है भाई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ प्रदान करता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो उसको पद की शपथ दिलाता है और ये इसको पद की शपथ दिलाता है भाई। पंथ निरपेक्ष समाजवादी, जब हम सेकुलर के बारे में बात करें, सोशलिस्ट के बारे में बात करें, इंटीग्रिटी के बारे में बात करें, इसके लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आपको दिखाई देगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सब लोग क्या पूछ रहा है भाई। अगला सवाल, कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आप लोगों को पता है ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के थ्रू और फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 10वें मौलिक कर्तव्य के तहत, ये कौन से संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम फजल अली, आप सब लोग जानते हैं 1956 में ये आपके पारित किया गया था भाई। सवाल देखिए भाई, ये बोल रहे कि उत्तराखंड में आपके निम्नलिखित में से कौन से जनपद में सबसे कम सेक्स रेशियो? इसके लिए सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में, सबसे कम आपके हरिद्वार में आपको जाना पड़ेगा भाई। भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र के द्वारा, या तो आपके लोकसभा में या तो आपके राज्यसभा में भाई। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहां भी बोले कि सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे लोकसभा के प्रति क्या होता है भाई? जिम्मेवार होता है, उत्तरदायी होता है। जब तक वहां पे बहुमत है तब तक काम चलेगा। तो ये कौन से सिस्टम में होता है भाई? संसदात्मक सरकार में आपके होता है। ये पॉलिटी के सवाल थे, बहुत आसान से। जब मौखरी वंश के बारे में बात करें तो याद है आप सब लोगों को, तो कनौज के मौखरी वंश में ही आपके शादी हुआ था किसका? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का। तो ये आपके कनौज में। पुष्यभूति जिसको आपके वर्धन वंश भी कहते हैं, कहां पे दिखाई देगा? थानेश्वर। शशांक जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, ये कहां का? बंगाल का गौर शासक। और बल्लभी, जहां पे गुजरात में जो बल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन काल में फेमस था, अंतिम रूप से जैन साहित्य का संकलन हुआ था, आपको मैत्रक हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपको जहां पे दिखेगा करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके सही होगा। मैच कर लेना आप सारे के सारे लोग। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, ये देखो, ये मैंने उस दिन ये जितने भी सवाल है ना, इसमें से 90% सवाल आप लोगों ने देखा होगा। जब हम लोगों ने एसएसटी के मैराथन लिया था, मैंने और गजेंद्र सर ने, तो उसमें मैंने ये लास्ट में आपको भूमि के प्रकार बताए थे। तो कनकूट के अलावा पोलज, चाचर, परौती, ये सब अकबर के समय के आपके क्या होता था भाई? ये सारे के सारे आपकी भूमि होता था अलग तरीके से। ये जो बात करा है भाई, ये फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बात करा है, कि जो चिकित्सक भी था, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, शाहजहां के समय में। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, भारतीय शांति के जनक, ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा उसने इंडियन अनरेस्ट नामक किताब लिखी थी, और उसमें बाल गंगाधर तिलक को उसने क्या कहा था भाई? भारतीय अशांति का जनक कहकर के संबोधित किया था भाई। ये सवाल देखिए, बोले कि कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के हून आक्रमण के बारे में बताता है? तो स्कंदगुप्त के बारे में जब बात करें तो भीतरी अभिलेख में आपको दिखाई देता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कि कौन सा आपको दिखाई देता है? कौन से साल बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया गया? 1765 में। और जो मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, उसके द्वारा बिहार, बंगाल, ओडिशा की दीवानी आपको सौंप दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ रहा है भाई? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा है भाई। ये देखिए, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद इनके गुरु थे भाई, रामकृष्ण परमहंस। जब हम यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब हम प्रार्थना समाज के बारे में बात करें, आरजी भंडारकर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो जहां पे दिख रहा है मार दीजिए, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से साल में पिट्स इंडिया एक्ट आपके पारित हुआ था? कौन से साल में पिट्स इंडिया एक्ट आपके पारित हुआ था? तो 1784 में। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था स्वतंत्रता के समय? उसका नाम था क्लीमेंट एटली। शाहजहांबाद की धड़कन, चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन, चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था भाई? जहां आरा ने बनाया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या बोले भाई? हड़प्पा सभ्यता का नगर कहां पे स्थित था? कच्छ के रण में। कौन सा भाई? हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके शामिल है। तो कच्छ के रण में आपको दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हम्पी के भग्नावशेष को जो सबसे पहले आपके सामने लेकर के आया, कॉलिन मैकेंजी उसका नाम था, वर्तमान में कर्नाटक में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिव्य प्रबंधम के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके अलवारों से संबंधित है, और ये भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद जब वो आया था उस समय अरबी में लिखा जाता था।
बाद में दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी हो गई, जो अकबर के समय तक भी आपके रही। निम्नलिखित चोल अभिलेख में से उल्लिखित ये भूमि के कौन से प्रकार जैन संस्थानों को दान में दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? पल्लीचंदम। तो ये टोटल आपके हिस्ट्री और पॉलिटी के सवाल थे, बहुत ही आसान, इससे आसान सवाल नहीं पूछा जा सकता था। 3-4 सवाल को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम सवाल आप आराम से बना सकते थे। अब आप सब लोग गजेंद्र सर के साथ ज्योग्राफी के एक एक सवाल को करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तो आप सब लोग एक एक करके पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करना है, ज्योग्राफी को भी समझिएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल सर। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अब एसएसटी में हिस्ट्री के बाद अब आप बात करेंगे पॉली आपके ज्योग्राफी की। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखो, ज्योग्राफी का जो पेपर रहा था इस बार, यानी सवालों को अगर आप देखें तो इसको हम मॉडरेट से याद रखना, रिलेटिवली कुछ सवालों पे मॉडरेट टू एक्सट्रीम, जैसे हिमालय थ्रस्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। यानी ये बहुत ही अच्छे संतुलित तरीके से बनाया गया पेपर प्रतीत होता है, जिसमें फैक्चुअल चीजें भी है, 2-4 गुड कंसेप्ट वाले भी हैं और कुछ रीजनल एनालिसिस के क्वेश्चन भी है। तो सीधी बात कर लेते हैं, चलिए विद्यार्थियों, ज्योग्राफी में। ठीक है, नंबर 1 से ही हम लोग चलेंगे। शुरू में एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, उसके बाद ज्यादातर लेटर हाफ में आपको दिखाई देंगे भाई, है ना। देखिएगा कैसे हैं सब लोग भाई, बताइए। ऑल वेल? जस्ट वेट, राइट? यस। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। हाँ जी, चलिए भाई, तो ये आपका एसएसटी शुरू होता है। यहां पर भूगोल आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में बहुत बढ़िया सवाल, यानी ओशियनोग्राफी का, समुद्र भूगोल का सवाल है बेटा, है ना। ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन है, समुद्र विज्ञान का क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर पूछा कि भाई जो सामान्यतः इन विच पार्ट ऑफ द ओशियनिक टोपोग्राफी आपको ट्रेंचेस मिलेंगे और कैनियन मिलेंगे, यानी समुद्र की जो पूरी टोपोग्राफी होती है। मान लो आप तटरेखा पे खड़े हो, पहला आपका निमग्न तट, फिर याद रखना आपका स्लोप हो गया, और फिर हो गया डीप सी प्लेन। याद रखना ये जो ट्रेंचेस हैं और जो कैनियंस हैं वो आपको कहां मिलते हैं? पहला हो गया, जैसे मान लो ये आपका गोवा के तट पे आप लोग खड़े हो और सामने समुद्र का पहला हिस्सा, मेजर रिलीफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप। याद रखना बच्चे, इसका जो सही जवाब आपको पूरा मार्क्स देगा उत्तराखंड, वो देगा, ध्यान रखना, सी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, महाद्वीपीय ढाल होता है, यहां पर ये आपको ट्रेंचेज और जो सबमरीन कैनियन है वो दिखाई देती हैं, ध्यान रखना। हालांकि डीप ट्रेंचेज आपको डीप सी प्लेन में भी दिखते हैं, लेकिन यहां पर आपको दिया ट्रेंच और कैनियन, तो 100% आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप ही नंबर दिला पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने सी किया होगा वो बिल्कुल खुश होंगे, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद भूगोल आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर। हाँ, लेट्स सी फॉरवर्ड। ये सारे चीजें प्रबल सर ने आपको बता दिया बढ़िया से। ये देखो बेटा, हिमालय वाला क्वेश्चन है आपसे, जो हिमालय के बेटा जो पूरा जो थ्रस्ट जोन है वो पूछे गए हैं। कैसे पूछा है? वो पूछा है साउथ टू नॉर्थ, यानी आपको नीचे से ऊपर की, उत्तर की तरफ बताना, सीधा काराकोरम वाला नहीं, पहले एकदम नॉर्थ टू साउथ हम चलेंगे तो इसका परिभाषा अलग हो जाएगी, और साउथ टू नॉर्थ चले। क्या पूछा? साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें आप सीधा याद रखिएगा, यहां पर आपका क्या होगा, पहले दक्षिण में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यानी जो शिवालिक के नीचे वाला, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना, ये ध्यान रखना, फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और फिर है आपका ट्रांस हिमालय हिमाद्री थ्रस्ट। तो इसमें बी आपका बिल्कुल पूरे मार्क्स दिलाएगा, यानी बी इज द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 100। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ज्योग्राफी आपको बहुत आगे अब देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई बीच में क्वेश्चन होगा तो हम वेरीफाई कर लेंगे। बिल्कुल, सब लोग एक बार लाइक कर दो भाई क्लास को बढ़िया से, क्योंकि आप पेपर देके आए हैं। अच्छा, आपका पेपर, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें वेदर इंस्ट्रूमेंट से जो वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यानी ध्यान रखना मौसमी उपकरणों से जो मौसमी सूचनाएं आप लोग कलेक्ट करते हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा होगा बेटा, ध्यान रखना क्या होगा? प्राइमरी डेटा, यानी 113 में आपका यहां पर सी हो जाएगा। उसके अलावा हम यहां पर चलते हैं आगे, ज्योग्राफी देखते हैं आपको कहां पर मिलेगी भाई। ये करवा दिया प्रबल सर ने आपको। अब देखो, ये 119 में भूगोल का सवाल है, खनिज का सवाल है बेटा। इसमें देखो आपसे पूछा है कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में, तो देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। गोल्ड का झारखंड में नाम नहीं आता है, मैंगनीज का भी लेटर हाफ में नाम आता है, ये दो तो हटा दो। अब बच गया बॉक्साइट और लोहयस्क। अब सुनना मुझे ध्यान से, अभी आप लेटेस्ट डेटा देखें तो झारखंड बॉक्साइट का भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और आयरन और यानी लोहयस्क का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो अब
उत्तराखंड किससे सही मानता है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें तो बेटा यहां पर आपको लोएस्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा फेवर में जाएगा, लोएस्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा फेवर में जाएगा, यानी सी यहां पर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं भूगोल के क्वेश्चन। ये आ गया धारा का, महासागरीय धारा का। बेटा यूरोप के पश्चिमी तट को कौन ठंडा रखता है या गर्म रखता है? ये यूरोप का पश्चिमी तट जो है गर्म जलवायु के लिए उत्तरदायी है। मैंने क्लास में आपको सारी धाराएं कराई है। गल्फ स्ट्रीम यहां पर मैंने कहा था कि गल्फ स्ट्रीम यूरोप के पश्चिमी तट को पिघलने नहीं देती, ये ध्यान रखिएगा। यानी सर्दियों में भी यहाँ के जो बेसिकली जो बंदरगाह वगैरह है, पोर्ट है, वो आइस फ्रिजिड नहीं होते, बर्फ से रहित होते हैं। क्यों? गल्फ स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा पश्चिमी तट को गर्माहट देती है और वहां के बंदरगाह वगैरह साल भर व्यापार चलता रहता है। तो गल्फ स्ट्रीम आपको पूरा मार्क्स यहां पर दिलाएगा, ये ध्यान रखना। और ये कहां की जल, ये आपको गल्फ स्ट्रीम आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक की धारा है, उत्तरी अटलांटिक की धारा है भाई। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहां पर अगर हम बात करें, हाँ ये आपको मैराथन क्लास में भी मैंने बताया था कि भाई उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी लगभग 2300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, काफी बड़ा एरिया है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ये आपसे पूछा बेटा रायचूर दोआब। देखो रायचूर दोआब के लिए आप जाओ साउथ में, खासकर तेलंगाना और जो कर्नाटका वाला एरिया है, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो दोआब एरिया वो रायचूर दोआब। तो यहां पर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र विशेषता बहुत ज्यादा डायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तो आपको सीधा यहां पर हिट करोगे, मरुस्थल थोड़ी है बेटा, कौन, जैव विविधता बहुत कम है, ग्रासलैंड में रिलेटिवली, टुंड्रा में भी कम है, ठंडा एरिया, ज्यादा गर्मी, दोनों ही ध्यान रखना जैव विविधता के लिए अच्छी नहीं है। क्या बताया था आपको? वर्षावन, खासकर जैसे अमेजन का वर्षावन, कितनी अद्भुत जैव विविधता है। 0 डिग्री के आसपास जितने भी वर्षावन है, चाहे अमेजन के वर्षावन हो, कोंगो को हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के हो, सबसे बढ़िया आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो वर्षावन आपको पूरे मार्क्स यहां पर दिलाएगा। वायुमंडल का बड़ा आसान सा सवाल यहां पर दिया है, मौसमी घटनाएं। मेरे सारे विद्यार्थियों को पता है, पहले ही टॉपिक में एटमॉस्फेयर में बताया था कि भाई मौसमी घटनाएं कहां होती है? क्षोभ मंडल में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मौसमी परत बोलते हैं। जितनी भी हमारी वेदर इवेंट्स है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, वर्षा है, सारी यही होती है, वी कॉल इट वेदर लेयर। तो बिल्कुल ठीक बात है यहां पर, है ना। तो मैंने कहा ना कुछ चीजें आसान भी है, 2-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आए हैं। उसके अलावा देखो ये पूरा, जब मैंने शुरुआत में भूगोल शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था ज्योग्राफी को 2 भागों में डिवाइड करो, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? देखो यहां पर आंसर होगा, देखो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। क्या पूछा है? भूगोल की कौन सी शाखा पृथ्वी की सतह की लैंडस्केप और प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो नेचुरल लैंडस्केप और जो नेचुरल विशेषताएं, तो ऑब्वियसली यहां पर आप क्या करोगे? भौतिक भूगोल करोगे। इंग्लिश में भी इसको एक बार पढ़ लो, वेरीफाई कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड द नेचुरल फीचर्स? बिल्कुल ठीक बात होगा, यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी होगा। इसमें भी अगर आपसे डीपली पूछे तो मैंने कहा था इट इज जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, जो कि लैंडफॉर्म का अध्ययन है। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का ही ब्रांच है, याद रखना। तो यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी तो नहीं दिया है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी कर दो, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा यहां पर कौन सा क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो ये पूरा जो पश्चिमी घाट है, देखो यहां पर आपको अद्भुत, थार रेगिस्तान हटाओ, दक्कन का पठार में रिलेटिवली कम है, सिंधु गंगा का पश्चिमी घाट जो एरिया है पूरा, और आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट जैव विविधता के कारण वर्ल्ड के जो 36 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है उसमें हमारे पश्चिमी घाट का नाम भी आता है। आपको पता होना चाहिए भारत से 4 हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट का मतलब वो एरिया जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, और लेकिन जैव विविधता को खतरा भी वहीं ज्यादा है ना। तो पश्चिमी घाट है हमारा, हिमालय है, अंडमान निकोबार का सुंडा क्षेत्र है, और ध्यान रखना इंडो आपके पूर्वोत्तर भारत वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली इंडो बर्मा रीजन, ये हमारे 4 हॉटस्पॉट है। तो यहां पर पश्चिमी घाट आ गया, बहुत बढ़िया। हिमालय दिवस कब मनाते हैं बेटा? 9 सितंबर को मनाते हैं, सीधा ये होगा यहां पर। उसके अलावा तड़ित मेघ, जो किसको बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स नोन एज थंडर क्लाउड? तो थंडर क्लाउड में बेटा मैंने निम्बस वर्ड जहां दिखेगा याद रखना, ये क्यूमुलो निम्बस, यानी निम्बस का मतलब होता है बहुत तेज खतरनाक तरीके से बारिश, है ना, वर्षा। तो क्यूमुलो निम्बस यहां पर आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा 136 का बी, ये है ना, ये क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलोसिरस, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं। 2 वर्टिकल क्लाउड आपको पढ़ने चाहिए, एक तो क्यूमुलोनिम्बस याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक बारिश करता है, ये आप जरूर याद रखें भाई। और ये तड़ित, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तड़ित मेघ भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके अलावा विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, भूगोल आपको देखते हैं कहां देखने को मिलता है। लेट्स सी,
हाँ ये देख लो, एक ये शायद बताया भी होगा प्रबल सर ने आपको, कौन सा उत्तराखंड में नहीं है। देखो केंद्रीय भवन अनुसंधान ये रुड़की उत्तराखंड में, दूर संवेदन देहरादून में उत्तराखंड में ही है, पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड में, और ये नहीं है भैया ना, इसका डी सही होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, बताओ ये कहां पर है बेटा, ये है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद में है। हालांकि एक चीज और बता दूं, रिमोट सेंसिंग का एक संस्थान हैदराबाद में भी, उसका नाम है एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, लेकिन ये राष्ट्रीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वो देहरादून है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो ये आपका हैदराबाद होगा यहां पर, ये उत्तराखंड नहीं होगा। तो पेपर को यानी देखो, अब मैंने कहा ना 2-3 अगर आप सवालों को छोड़ दो जो कंसेप्चुअली रिच है, बाकी ये पेपर बहुत आसान पेपर आप कह सकते हो। सीधा देखो कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कौन सी है भाई, अरे जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच के बाद फ्रांस, स्पेन, उसके बाद अफ्रीका के कंट्रीज होते हुए फाइनली अंटार्कटिका, ये सारा कवर करती है, जिसका हमारा जीएमटी हम बोलते हैं, यस और नो। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन, है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल से एक सवाल लो, और मैं हमेशा बोलता हूं एटमॉस्फेयर जरूर पढ़ो। और जब मैं अपना क्लास शुरू करता हूं तो प्रारंभिक रोटेशन रेवोल्यूशन के बाद पहला टॉपिक हमेशा वायुमंडल कराता हूं फिजिकल ज्योग्राफी में। क्यों, नजर है आपके सामने 2 सवाल सीधे आ गए, 6 मंडल आ गया, देखो क्लास नोट्स उठा के देख लो, सारा लिखा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, लिखा है 78.08, ऑक्सीजन 20.9, कार्बन डाई 0.036 और आर्गन है 0.93। ये सो आर्गन तीसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है, क्या दिक्कत है इसमें ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन। पेड़ पौधे इसको अपनी रूट से, जड़ों से कंज्यूम करते हैं। जब 2 वायु राशियां आपस में मिलती हैं, एग्जाम्पल दिया था ना भारत और पाकिस्तान वाला, बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो ये लड़ाई है किसकी, गर्म और ठंडी हवा की। तो जब एक गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिलती है, भिन्न वायु राशि आपस में मिलती है, तो क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं, वाताग्रह बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या बनते हैं, वाताग्रह। 148 का ए करिएगा भाई, ठीक है जी। उसके अलावा आ गया यहां पर थॉट का एक सवाल आया, यानी ये क्वेश्चन देखो, ये टेट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। क्यों, क्योंकि ये भौगोलिक चिंतन का है और टेट परीक्षाओं में रिलेटिवली भौगोलिक चिंतन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सरप्राइज किया होगा पक्का, लेकिन मैं बता देता हूं, ये अरब स्कॉलर्स जब आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं आगे इसमें, यूजीसी नेट में भी है, पीजीटी में भी है। अरब स्कॉलर्स में आपके जैसे फॉर एग्जांपल अल बरूनी है, इब्न बतूता है, अल इदरिसी है, अल मसूदी है, अल बल्खी है ना, ये ध्यान रखिएगा भाई, इब्न सीना है, ये सारे अरब स्कॉलर्स हैं, अरब भूगोलवेत्ता है। आपको पता होना चाहिए कि मौसम मॉनसून का कॉन्सेप्ट का भी शुरुआत पाइनियर हमारे अरब स्कॉलर्स ही हैं। तो ये अल बरूनी है, इनकी किताब है किताब अल हिंद, इनकी एक किताब है अल कानून अल मसूदी, एक किताब का नाम है तहकीक हिंद। ये सारी किसकी किताब है, अल बरूनी की। तो मैंने कहा कि अरब स्कॉलर्स हैं तो अरबी भाषा में लिखेंगे, याद रखना क्या होगा, अरबी, बिल्कुल। चलिए भाई, तो ये आपका पूरा पेपर रहा है यहां पर भाई। तो उम्मीद करता हूं आपका पेपर बढ़िया हो गया होगा। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, अध्ययन मंत्रा पे लगातार आपका स्वागत रहेगा भाई सारे लोगों का। और आई डू बिलीव कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर ब्राइट रिजल्ट दिस टाइम। विश यू ऑल ए वंडरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।